Hi everyone, today we have moved in a new lecture and in this particular lecture we are going to deal with the so many different questions, right? But the questions which is based upon the NCERT questions, right? इस लेक्चर में जो है वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में सॉल्यूशंस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। बट वैसे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, राइट? इस लेक्चर में एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जितना भी है इन सभी क्वेश्चंस को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे और बाकी का क्वेश्चन जो बच जाएगा उसे हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे, राइट? तो आर यू रेडी टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट? एनसीईआरटी का पहले यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? इफ यू वांट्स देन यू कैन सी इट। आप चाहो तो आप इसे देख सकते हो कि मैं आपसे क्या सिखा रहा हूँ, राइट? चलिए ठीक है। सो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस विद आंसर्स, उसका क्वेश्चंस आंसर का चैप्टर जो है वो लाइव प्रोसेस है। तो इसी लाइव प्रोसेस का जो है वो हम लोग क्वेश्चंस जो है वो आप शुरू कर चुका हूँ और इसी को हम लोग डील करेंगे और इसी को चर्चा करेंगे, राइट? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है? इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो इसीलिए हम लोग सोल्व करेंगे ताकि बोर्ड में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, राइट? लेट अस टॉक अबाउट दैट क्वेश्चंस। देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 95, ठीक है? तो पेज नंबर 95 का ये सारा का सारा क्वेश्चन है, राइट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है क्वेश्चंस कि भाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस बीइंग्स एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है? तो डिफ्यूजन के कारण ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पूरे तरीके से क्यों नहीं फैल सकता है, ये क्वेश्चंस है। आखिरकार क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है? तो आप लोग कारण तो बहुत सारे हैं बट बहुत सारे कारण को साइड में करते हुए जो मेन कारण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डील करने का प्रयास करते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस। और चलो जानते हैं, लेट अस सी। आंसर में है कि बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट? चलिए इसे देख लीजिए, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ ताकि आप अच्छे से पूर्ण स्वतंत्र रूप से इसे लिख सको, राइट? ऑब्वियसली यस। चलिए ठीक है। देखिए आंसर है इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बड़े बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे में ह्यूमंस हो गया, हम लोग हो गए, द ऑक्सीजन ऑफ एयर विल हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस। जो एयर में हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है हमारे बॉडी में, ठीक है? समझ गए? यहाँ से नोस्ट्रिल में गए फिर पूरे बॉडी में उसको जाना पड़ता है, लार्ज डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है। कहाँ? तो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट? किस लिए? टू रीच ईच एंड एवरी सेल, ताकि हर एक प्रत्येक सेल तक पहुंच पाए ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में। नाउ अब सिंस डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही धीमा प्रोसेस है, बहुत ही हल्का प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे होता है ये, ठीक है? इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू ऑल बॉडी सेल्स। और चूंकि डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, इसीलिए ये जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ही ज्यादा समय लगा, इसलिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे बॉडी में फैलने के लिए इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? ऑब्वियसली यस। टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, ठीक है? समझ रहे हो? वही बोला मैंने, ताकि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में चल जाए तो ये लंबा समय लगेगा, तब तक के लिए हम ही लोग मर जाएंगे, है कि नहीं? बिकॉज क्यों? द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इज सो बिग, वो बहुत ही ज्यादा है, बड़ा है, so big that oxygen of air cannot diffuse into the all the internal cells of human body quickly। इतना हम लोगों को बॉडी लार्ज है, बड़ा है कि ऑक्सीजन जो है वो पूरे शरीर में तुरंत डिफ्यूज नहीं कर जाएगा, यानी कि तुरंत बॉडी में फैल नहीं जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? नहीं फैल पाएगा डिफ्यूजन के कारण, इसीलिए डिफ्यूजन से संभव नहीं है। सो व्हेन, इसीलिए जब बात करें व्हेन द साइज ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज लार्ज, इसीलिए जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का शरीर है, स्ट्रक्चर है, वो लार्ज है, बड़ा है, तब
तब क्या होता है, देन रिस्पायरेटरी पिगमेंट, तब एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट सच है जैसे में हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि खून में ही उपस्थित है, प्रेजेंट है, टेक अप द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेगा कहां से, फ्रॉम एयर से, इन द लंग्स, लंग्स में लेगा, एंड कैरी इट, और इसको तेजी से ढोएगा क्विकली टू ऑल द बॉडी सेल्स, पूरे शरीर में ढोएगा ये हेमोग्लोबिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। तो आई होप कि तुझे जो है वो इस क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशंस ऑलरेडी मिला होगा और जानकारी मिला होगा, राइट, ऑब्वियसली यस। तो मैं एक बार फिर से इसको समराइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। मल्टी सेलो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े होते हैं, और चूंकि ऑक्सीजन के कारण पूरे बॉडी में जो है वो फैल नहीं पाएगा, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रक्रिया से पूरे बॉडी में नहीं फैल पाएगा, इसीलिए तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन जो है वो तेजी से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ढो लेगा और हम लोग जो है वो बहुत सारे प्रक्रिया से एनर्जी जो है वो प्राप्त कर लेंगे ऑक्सीजन को उपस्थिति में, राइट। और डिफ्यूजन पूरे बॉडी में होते होते तो हम लोग मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे, वो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, बिना ऑक्सीजन का तो पॉसिबल ही नहीं। तो समझ रहे हो चीजों को। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो चीजें हैं वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, तो कारण भी मिला होगा आपको, राइट। यही कारण है कि वो स्लो प्रोसेस है, एक लाइन में बोल रहा था, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डील करने का प्रयास करते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ऐसा कौन सा प्रक्रिया है, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, ऐसा क्या चीज है जिसको जान करके, जिसको पहचान करके, जिसके आधार पर बोलेंगे कि कोई भी चीज जो है वो जिंदा है, यानी कि जीवित है, एलाइव है। एलाइव का हिंदी में नहीं हुआ जीवित। तो जीवित है, कोई भी चीज जीवित है, उसको कहने के लिए कुछ तो चीज चाहिए। क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसका फीचर है, क्या उसका गुण है, क्या उसका खासियत है, लिविंग बींग्स का वही डील कर रहा है। लिविंग थिंग्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लाइन में कहें तो यही हम लोग जान रहे हैं, ठीक है जी। चलिए लिखे, आंसर है कि वी कैन डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और लिविंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी चीज जीवित है, अलाइव है, उसको हम लोग पहचान सकते हैं कैसे, तो लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका गुण है, जो उसका खासियत है, उसके माध्यम से हम लोग जान जाएंगे, राइट। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या खासियत है। सबसे पहला है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स है, जो जीवित है, वो खुद से मूव कर सकता है, वो खुद से मतलब कि चल सकता है, ठीक है। अब कोई लड़का हमसे बहस करेगा कि प्लांट्स तो वो खुद से चल नहीं सकता है, तो वो कैसे लिविंग थिंग्स कहलाता है। प्लांट्स भी मूव करते हैं, वो अलग बात है कि आप नोटिस नहीं करते। सच में क्या, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा प्लांट्स यहाँ पे लगाओ तो खड़ा करके यहाँ पे चला जाए। जैसे कि उसका ब्रांच है, वो ब्रांच निकाल करके वो इतना बड़ा हो गया, तो वो मूव करते करते यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, तो वो भी अपना मूवमेंट शो करता है, राइट। लेकिन कुछ नया अंदाज में, है कि नहीं। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स की लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर। लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता पड़ता है, एयर को आवश्यकता पड़ता है, सांस लेते हैं हम लोग, और पानी की आवश्यकता पड़ती है लिविंग थिंग्स को, राइट। तीसरा पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो बड़ा हो सकता है, वो ग्रो कर सकता है। समझे कि नहीं समझे, ऑब्वियसली यस। चौथा गुण है लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जो हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा है उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे ठंडा हो रहा है, ठंडा के मौसम में तो हम लोग वस्त्र पहन लिया, उन्हीं के मोटे मोटे जूट वाला कोट पहन करके बाहर निकलते हैं ठंडे के दिनों में। मैं मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया सा कपड़ा पहन के निकलते हैं जिससे हम लोगों को ठंडा से राहत मिले, राइट। गर्म कपड़ा पहनते हैं, राइट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स कर सकता है, यानी कि हम लोग। पांचवा है लिविंग थिंग्स रिस्पायर रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स जो है, हाँ, वो रिस्पायरेशन करता है, समझे कि नहीं समझे, वो फूड से एनर्जी प्राप्त करता है लिविंग थिंग्स। छठा पॉइंट है
फूड से एनर्जी प्राप्त करने का मतलब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करना है उसी को रिस्पायरेशन बोलते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट गेट राइड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी। लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रेशन करता है। एक्सक्रेशन शॉर्ट में बोले तो कैरेक्टरिस्टिक से हो जाएगा एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो है वो लिविंग थिंग्स का क्या है तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि गुण है, यानी कि विशेषताएं है, राइट। तो एक्सक्रेशन करेगा मतलब जो बेस्ट मटेरियल बॉडी में है लिविंग थिंग्स का वो बाहर निकाल फेंकेगा, तो ये भी गुण है लिविंग थिंग्स का। 7वां पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कि बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। दे कैन हैव यंग वंस, उसके पास एक बच्चे का निर्माण करने का शक्ति है, वो निर्माण कर सकता है, राइट। मैं वापस से आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, एंड इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया और आप चाहो तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलो लिख लिया, बोलिए जल्दी से। मुझे यकीन है, आई होप कि आपने इसे जो है वो लिखा होगा और लिखने का प्रयास किया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाना, बोलो जल्दी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, न्यू पेज पे नई बातें नई क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे उपस्थित हो, राइट। चलिए क्वेश्चन आंसर को समझा जाए कि क्या क्वेश्चन से क्या आंसर आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो हेटरोट्रॉप्स हो जाए, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो जाए, चाहे और अदर क्यों ना हो जाए, वो रॉ मटेरियल के रूप में वो क्या चीजों का इस्तेमाल करता है भोजन के रूप में, क्या क्या इस्तेमाल करता है, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। पहला में कि एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हो गया लाइक जैसे में ग्रीन प्लांट्स हो गए, यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल। वो आउटसाइड रॉ मटेरियल, बाहर से रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या इस्तेमाल करता है, तो सच है जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, along with sunlight to make its own food by the process of photosynthesis। तो जो लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स हो गए जो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो भोजन बनाने के लिए आउटसाइड रॉ मटेरियल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया और सनलाइट का इस्तेमाल करता है, ताकि वो खुद से भोजन बना सके बाय अ प्रोसेस नेम्ड और कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। ऑब्वियसली यस। तो समझ गया कि क्या आखिरकार ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है। तो कोई आपसे पूछता है क्वेश्चंस कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या हो जाएगा, या फिर प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, वो कैसे भोजन को प्राप्त करेगा। तो आई होप कि आप उसको जो है वो उत्तर दे पाओगे, राइट। ऑब्वियसली यस। अब दूसरा पॉइंट है कि ए हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं, जैसे हम लोग, लाइक एनिमल्स, जानवर लोग, यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल। तो वो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या चीज इस्तेमाल करता है, तो बताया जा रहा है कि जैसे रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, वो पहले से बना हुआ रेडीमेड ऑर्गेनिक फूडों को इस्तेमाल करता है, किस लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए, डेवलप यानी कि विकसित होने के लिए, और सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को जो है वो सिंथेसाइज करता है यानी कि डाइजेस्ट करता है, राइट। एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी, जो भी उसको शरीर में चाहिए वो उन सभी चीजों को जो है वो इस्तेमाल करता है, इसी एनिमल्स के बारे में बातें करते हुए, राइट। और देखिए तीसरा पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर, वो एयर में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, तो इसी ऑक्सीजन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं आउटसाइड मटेरियल्स के रूप में, आउटसाइड रॉ मटेरियल्स के रूप में, किस लिए, फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड, वो फूड को तोड़ने के लिए, एंड रिलीजिंग, किस लिए तोड़ेगा, ताकि वो एनर्जी जो है वो प्राप्त कर सके फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, इन द प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो कुछ कुछ जो है वो रिस्पायरेशन प्रक्रिया करता है, यानी कि ऑक्सीजन को आउटसाइड रॉ फूड के रूप में इस्तेमाल करता है। समझे कि नहीं समझे, ऑब्वियसली यस। मुझे यकीन है कि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो समझ पा रहे होंगे। तो वो रिस्पायरेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट है, तो इसी एयर को इस्तेमाल करेगा, यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, और फूड यानी कि ग्लूकोज जो है वो बॉडी में है तो उसको तोड़ेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो रिस्पायरेशन करके भी कुछ कुछ जो है वो अपना काम चला लेता है, राइट। चलो ठीक है ना जी, चलो इसे देख लो, कुछ भी रह ना जाए। आप चाहो तो आप इसे लिख लिख डालो, राइट। चलिए लिख लिया,
वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो व्हाट व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल, वो कौन सा जो प्रक्रिया है जो मतलब कि इसेंशियल है, जो जरूरी है, जो जो जरूरी है, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, वो खास है, तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो खास है, जिसे करना चाहिए हमारे जीवन को, नहीं नहीं, हमारे जीवन को बरकरार करने के लिए, ठीक है, वो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी को जीने के लिए, हमारा लाइफ को, हमारे जीवन को बरकरार रखने के लिए, वो कौन सा प्रक्रिया इसेंशियल है जो हम लोग डेली करते हैं, राइट। तो आइए चलिए जानते हैं वन बाय वन करके, राइट। तो पहला हो गया न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं यानी कि भोजन वगैरह सब फूड को लेते हैं, प्रक्रिया को न्यूट्रिशन करते हैं। रिस्पायरेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो जो ग्लूकोज फूड मटेरियल्स के रूप में वो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और हमें एनर्जी मिलता है। ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट भी होता है जी। दैट मीन्स कि जो फूड मटेरियल्स यहाँ है, अगर यहाँ है, तो अगर यहाँ चाहिए तो यहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के पूरे बॉडी में जाएगा। ब्लड वगैरह ये सब कैसे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहता, जाता रहता, उसी प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्सक्रेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन कहने का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी चीजें हैं वेस्ट मटेरियल्स के रूप में हमारे बॉडी में जो है वो है, ठीक है, तो वो रिलीज करेंगे हम लोग, तो इसी प्रक्रिया को एक्सक्रेशन करते हैं। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स कि हमारा ब्रेन्स हो गया, वो हर एक ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, कमांड करता है कि तुम ऐसे करो, आप ये बनाओ, आप ये हार्मोन्स को रिलीज करो, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हुआ। ये पूरे के पूरे एक चैप्टर का नाम है जो आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में भी हम लोग डील करेंगे, जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। नेक्स्ट है ग्रोथ। हम लोग ग्रोथ भी करते हैं, बड़ा होते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि नए बच्चे को नए बच्चे को जन्म भी देते हैं, राइट। अरे हम लोग नहीं, हम लोग तो मेल है, फीमेल बॉडी देती है, लेकिन हमारा योगदान है कि नहीं है, राइट। तो वहीं रिप्रोडक्शन करने में भी सक्षम होता है। इसी इसी के बारे में बातें करते हुए, दैट इज ये हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन चेक करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि नहीं करोगे तो एक दिन समय आएगा कि सब पूरा जाति ही खत्म हो जाएगा, मनुष्य जाति, तो रहेगा कौन, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए इसे लिख लो, देख लो कुछ भी रह ना जाए, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 101, ठीक है, पेज नंबर 101 का जितना भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक का, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप इसे लिख सकते हो और समझ भी सकते हो, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच मध्य क्या अंतर है, तो ये अंतर के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में जानकारी लेते हैं, राइट। सबसे पहला हो गया कि इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेस इट्स ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक materials like carbon dioxide, water, minerals present in surrounding by using sunlight energy, right? इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद से भोजन बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंसेस का, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो उसके पास है ये चारों चीजों का इस्तेमाल करके जो जैसे में ग्रीन प्लांट्स जो हो गया वो खुद से भोजन बना लेता है, राइट। ठीक है, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और का नाम दिए हैं, और दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का नाम दिए हैं, राइट। अब देखिए इन इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद से भोजन नहीं बना सकता है, वो किसी दूसरे का भोजन बनाए खाएगा। जैसे में फल हो गया, तो फल प्लांट्स का है, का दिया हुआ चीज है, तो हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग दूसरे का इस्तेमाल किया। चावल भी क्या है, प्लांट से प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग खा रहे हैं, तो दूसरे का भोजन। इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड।
ये जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे पर आश्रित है, यानी कि दूसरे के लिए अगर इसको कुछ मिलेगा, दूसरा कुछ देगा तो खाएगा, नहीं तो ऐसे ही भूखे मर जाएगा, राइट। ऑब्वियसली यस। अब देखिए दूसरा में है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे ये एल्गी हो गया, एल्गी या फिर फंगी, ये दोनों में से कोई एक जो है वो ये क्या बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है। आई थिंक ये एल्गी करता है, राइट। एल्गी ही करता है फोटोसिंथेसिस, राइट। वो भी कर सकता है, और ग्रीन प्लांट्स का तो क्या ही कहना। लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हो गया वो अकर्स इन एनिमल्स, वो जानवरों में होता है, जैसे हम लोग में होता है, हम लोग भी एक बार कर लेते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट्स है विच कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब वैसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है ना, राइट। तो वैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है वो भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। जैसे में कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, इसका एग्जांपल पीचर प्लांट, वो भी कुछ कुछ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और पार्शियली ऑटोट्रॉप भी है कि नहीं। तो ये सभी चीजों का आई होप कि जो डिफरेंस है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच वो कंप्लीट हुआ होगा आपका कॉन्सेप्ट, राइट। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। मैं वापस से साइड हट गया हूँ आपके स्क्रीन से, इसीलिए आप चाहो तो आप इसे लिख लो, राइट। चलिए लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ जाना। चलिए बहुत अच्छे। अब इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए ताकि और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है वो सभी के सभी रॉ मटेरियल्स का को कहाँ से प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो मैं दे रहा हूँ इसी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। द टू रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मुख्य रूप से दो ही रॉ मटेरियल्स जो है वो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जो प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर से जो है वो प्लांट्स आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, और वाटर जो है वो सॉइल से प्राप्त कर लेगा। और सनलाइट जो है वो सन से उसे मिल ही जाएगा, है कि नहीं। और क्लोरोफिल तो उसके पास है ही। तो ये सब के सब जो है वो रॉ मटेरियल से तो कहाँ से प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ, आई होप कि इसका उत्तर आपको मिला होगा, राइट। इसलिए यस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इस प्रश्नों का उत्तर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। इसलिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे पेट में एसिड का क्या रोल है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना, तो उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, या फिर एसिड जो हमारे पेट में रिलीज होते हैं उसका क्या रोल है, वो किस लिए है। तो ये चलिए आंसर जानते हैं। आंसर है द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, यानी कि जो एसिड का रोल है हमारे पेट में, इसलिए इज टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक। सबसे पहले तो पेट का जो मीडियम हो गया, ठीक है, उसको एसिडिक बना देना, क्योंकि जो भोजन डाइजेस्ट होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट होता है। सो दैट इंजाइम पेप्सिन, जो इंजाइम पेप्सिन है वो पेप्सिन कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स ऑफ द फूड इफेक्टिवली। देखिए एसिडिक मीडियम बनाने का कार्य एसिड करता है, क्योंकि जो पेप्सिन नाम का इंजाइम्स है वो प्रोटीन्स को तोड़ेगा तभी जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा पेट में, राइट। वो तभी वर्क करता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इंजाइम पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट प्रोटीन, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है इफेक्टिवली, यानी कि अच्छे तरीके से। ओनली इन द एसिडिक मीडियम, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वो ऐसा कर सकता है। अनदर रोल ऑफ एसिड इज दैट, और दूसरा रोल है एसिड का वो ये है कि इज दैट इट किल एनी बैक्टीरिया, वो कोई भी बैक्टीरिया को किल कर सकता है, मार सकता है बीच में इंटर द स्टमक, जो कि पेट में एंट्री ले चुका है विथ आवर फूड, हमारे भोजन के साथ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो फल, भूख लगा हुआ है, मॉर्निंग हुआ, हम लोग जो है वो फल को क्या किए, खा लिए, ठीक है। यहाँ पे
तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो कभी-कभी क्या होता है कि जो भोजन्स वगैरह ये सब हैं, ठीक है? वो हम लोग खाते हैं तो कभी-कभी हम लोग मुँह वगैरह ये सब माउथ वगैरह ये सब वॉश नहीं करते हैं, राइट? धोते नहीं हैं, राइट? तो ओके नाउ लिसन टू मी। तो हम लोग जो है वो धोते नहीं हैं अच्छे तरीके से और तो कभी-कभी बैक्टीरिया चला जाता है हमारे माउथ में या फिर कभी-कभी फल जो है वो नहीं धोते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं और डायलॉग मारते हैं ऊपर से कि फल क्या धोना, मुँह धो के आया हमने। तो ऐसे करके खा लिया, बैक्टीरिया चला गया अंदर। तो इसको भी मारने का कार्य करता है ये एसिड्स, राइट? ठीक है? तो एसिड का यह भी काम है और पहला काम है कि पेप्सिन नाम का जो एंजाइम था, वो प्रोटीन्स को तोड़ता है, ठीक है? तो वो तभी तोड़ेगा जब हमारा पेट का जो स्टमक है, वो एसिडिक मीडियम रहता है और एसिडिक मीडियम प्रदान करने का कार्य कौन करता है? एसिड करता है। तो आई होप डियर कि इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो आपको प्राप्त हुआ होगा, राइट? ऑब्वियसली यस। चलिए आगे बढ़ जाए। इतना तक समझ गया ना? किसी कोई बच्चे को तकलीफ है? नहीं होगा? नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? अब डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है? तो इसी कार्य को हम लोग जो है वो सीखते हैं और समझते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है व्हिच ब्रेक डाउन, जो कि क्या किस चीज को तोड़ता है, किस चीज को ब्रेक करता है? तो कॉम्प्लेक्स फूड को फूड मॉलिक्यूल्स को, लाइक जैसे में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है, प्रोटीन्स को और फैट्स को भी, इनटू सच अ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और इतने छोटे-छोटे एंजाइम्स जो है वो इतने छोटे-छोटे पार्टिकल्स में कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब को तोड़ देता है ताकि जो हमारे बॉडी में आसानी से ऑब्जर्व हो सके और हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल करके पूरे बॉडी में फ्लो करे, ताकि हमें जो है वो एनर्जी मिले और एनर्जी मिलेगा तभी तो हम लोग काम कर पाएँगे, तभी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, राइट? ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई इसे देख लो अच्छे तरीके से, कुछ भी रह ना जाए, है कि नहीं? चलिए इसे लिख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आखिरकार किस तरह से डिजाइन किया गया है टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जर्व हो सके अच्छे तरीके से, राइट? देखिए, द इनर सरफेस ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो सरफेस है, हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो छोटे-छोटे प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दैट इज द विली, यानी कि स्ट्रक्चर्स है वो है विली, उसको विली बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ The presence of villi gives the inner walls of the small intestine a very large surface area। जो villi की उपस्थिति है और ये villi जो है वो क्या करता है कि लार्ज सरफेस एरिया यानी कि एरियाज को बढ़ाने में ये मदद करता है। कौन? तो ये villi। और villi है किसके पास? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जो कि मिलियन में है यानी कि लाखों में। एंड द लार्ज इनर सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लार्ज सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हेल्प करता है इन द रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। वो लार्ज सरफेस एरिया इसलिए ताकि वो मदद करे जो चीजें हैं उसको जल्दी से क्विकली अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके, इसीलिए बड़ा सरफेस है तो जल्दी ही कार्य होगा, राइट? चलिए, तो मुझे यकीन है कि आपने चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से सीखा होगा और समझा भी होगा, राइट? चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलो इसे लिख लिया, मिटा दें या आगे बढ़ जाए? बोलो जल्दी। तो मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, अब आगे बढ़ सकते हैं जी, राइट? चलिए, इसे भी इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट? चलिए इसे लिख लीजिए भाई, कुछ भी रह ना जाए, देख लो। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 105। तो पेज नंबर 105 पर बायोलॉजी का क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक उठाइए और पेज नंबर 105 पर जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इससे समझते हैं, लाइन बाय लाइन सीखने का प्रयास करते हैं, राइट? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि पहला क्वेश्चन है
कि व्हाट एडवांटेजेस ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो एक्वाटिक व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए क्या फायदा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है। पहला हो गया एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो पहले तो जानिए कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के तले रहे, यानी कि पानी में रहता हो, राइट, जैसे मछली वगैरह से हो गया, राइट। और दूसरा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो धरती पर रहता हो, जो जमीन पर रहता हो, जैसे हम लोग जमीन पर रहते हैं, पानी में नहीं रह सकते, राइट, हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन को प्राप्ति तो दोनों करता है, एक्वाटिक एनिमल्स भी करते हैं और वही वह एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का हो चाहे एक्वाटिक एनिमल्स का हो, एक ही बात है। तो एक्वाटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को क्या फायदा है एक्वाटिक एनिमल्स के मुकाबले ऑक्सीजन के प्राप्ति में? तो देखिए फायदा है, बहुत बड़ा फायदा यह है कि वाटर में ऑक्सीजन जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में घुला हुआ है ना, लेकिन एयर में, हवा में ऑक्सीजन जो है वो बेशुमार मात्रा में, भरपूर मात्रा में। तो हम लोग एकदम मारे तगड़े तरीके से ऑक्सीजन लेंगे, खूब लेंगे, डुबो डुबो के लेंगे। वो डुबो डुबो के नहा रहा है तो हम लोग ऑक्सीजन से डूबे हुए हैं, है कि नहीं? चारों ओर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन का नशा हो रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैं मजाक करते रहता हूँ, लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं है, राइट। मैं मजाक फिर भी कर रहा हूँ, अभी भी कर दिया। वाह क्या दिमाग है, राइट। यानी फिर से मजाक कर दिया। यानी हो आई एम जस्ट किडिंग, फिर से मजाक। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये भी मजाक है। अरे सब कुछ मजाक ही मजाक है। अरे डोंट वरी, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ओके, कम टू द पॉइंट। तो समझ गया, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा कम ही मिलेगा एक्वाटिक एनिमल्स को, क्योंकि कम है वाटर में ये धरती के मुकाबले, राइट। तो आइए चलिए आंसर को पढ़ा जाए। आंसर है द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स है, वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, राइट। रिस्पिरेशन क्या होता है वो बता दिया। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, यानी कि कितना अमाउंट है ऑक्सीजन का, डिजॉल्व इन वाटर इज हाउएवर लिमिटेड। वहीं बोला कि जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है वो एक लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि एक लिमिटेड मात्रा में। समझे कि नहीं समझे? ऑब्वियसली ठीक है, वो लिमिटेड है। द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है जैसे हम लोग हैं, वो ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं। विच कंटेन्स, जो क्या कंटेन्स किया हुआ, मच हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बहुत भरपूर मात्रा में, बेशुमार मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो उपलब्ध है इसी धरती पे, इसी टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, राइट। Thus, terrestrial organisms has an advantage of over aquatic organisms in regard to obtaining oxygen. इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उसको फायदा है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले ऑक्सीजन के मामले में, राइट। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट्स सराउंडेड बाय ऑक्सीजन रिच एयर, क्योंकि हम लोग जो है ऑक्सीजन रिच एयर से पूरे के पूरे सराउंड, जहां लें वहां दबा के ऑक्सीजन लेंगे। फ्रॉम विच इट कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोग जो है वो जितना चाहें उतना अमाउंट में ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। वो अलग अलग क्या तरीके हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, किस लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वो ऐसे क्या तरीके हैं, क्या डिफरेंट वेज है जिसमें ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में बदल जाता है और ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलता है। तो ये चलिए उस तरीकों के बारे में जाना जाए, राइट। तो there are two different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms। मुख्य रूप से दो ही तरीके हैं, जिस एक प्रकार से कहें तो पूछ रहा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है। तो मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो ही प्रक्रिया को या फिर दो ही तरीके का इस्तेमाल करता है
वो सांस को यानी कि सॉरी वो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, पहला हो गया एरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, समझे कि नहीं समझे, एनर्जी को हासिल करने के लिए एरोबिक रिस्पायरेशन यूजेस ऑक्सीजन, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का अनिवार्य है, वेयर लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो बिना ऑक्सीजन का ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, समझे कि नहीं समझे, और अगर रहा तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, समझ गए। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोई कोई एरोबिक रिस्पायरेशन करके एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है, तो कोई कोई एनारोबिक रिस्पायरेशन करके एनर्जी प्राप्त करता है, लेकिन दोनों की एनर्जी चाहिए, राइट। पहला है इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में द ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज फूड है वो टूटता है एनर्जी एनर्जी रिलीज होने के लिए, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तब ये सब होता है, किस लिए, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के लिए और वाटर भी रिलीज होने के लिए, एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और इस काम को होने के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज होते हैं, जो कि आग नहीं है बल्कि एनर्जी है हमारे बॉडी को चलने के लिए, जैसे हमें ताकत है, ठीक है। और दूसरा है इन एनारोबिक रिस्पायरेशन, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में द ग्लूकोज फूड इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, इनकम्प्लीटली आधा अधूरा तरीके से जो है वो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चल के द्वारा तोड़ा जाता है, जैसे में ईस्ट हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑफ एयर, जो कि एयर से ऑक्सीजन मिलता है, किस लिए, टू फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट मच लेस एनर्जी इज रिलीज, ये भी एनर्जी को रिलीज करता है लेकिन लेस एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होता है कुछ इस प्रकार से, और एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होते हैं कुछ इस प्रकार से, वो दोनों को वन बाय वन करके हमने आपको समझा दिया। आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा, राइट। तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, और आप जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे लिखिए, कंप्लीट कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे चीजों के बारे में मैं आपसे डील कर सकूं, मैं आपको सिखा सकूं, राइट। चलिए आगे बढ़ सकते हैं जी, चलो वेरी गुड। अब भाई देख लो इस क्वेश्चंस को भी, कुछ भी रह ना जाए, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि हाउ और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ से वहां ऑक्सीजन कैसे चला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो आइए चलिए जानते हैं। इन ह्यूमन बींग्स की बातें करें तो ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स रिस्पिरेटरी पिगमेंट लंग्स के द्वारा, लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो कैरिड किया जाता है एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट के द्वारा, जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, यानी कि आरबीसीज में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और इसी के चलते जो है वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाता है, यानी कि जा पाता है, राइट। हेमोग्लोबिन हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो हेमोग्लोबिन है वो हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हेमोग्लोबिन जबरदस्त चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में आसानी से घुल जाता है, ऑक्सीजन ऐसा नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, ठीक है। जो चूंकि ऑक्सीजन चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुल सकता है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म यानी कि ब्लड में घुले हुआ रूप में पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, समझे कि नहीं समझे, राइट। तो इस चीज को याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी कंप्लीट होता है कि नहीं, राइट। चलिए अब समय आ गया है कि आप इसे जो है वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस, चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं फिर।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझा जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हाउ हमारे लंग्स को ह्यूमन बीइंग्स का जो लंग्स होता है उसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस का अदला बदली हो सके, यानी कि ऑक्सीजन जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके, किस प्रकार से उसका बनाया गया है, ठीक है। टू मैक्सिमाइज यानी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया मिले गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए, राइट। आइए चलिए जानते हैं। बता रहा हूँ कि देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स। लंग्स में मिलियंस यानी कि लाखों के गिनती में तगार पर एल्वियोली जो है वो प्रेजेंट है लंग्स में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स, क्योंकि बहुत सारे एल्वियोली जो है वो लंग्स में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यही एल्वियोली जो है वो प्रदान करता है कि बहुत सारे गैस जो है वो एक्सचेंज हो पाए, राइट। और इसलिए गैसेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, और जो अवेलेबिलिटी है लार्ज सरफेस एरिया का यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो क्या करता है, वो मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ वो गैसेस का एक्सचेंज को बढ़ावा देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ एल्वियोली फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स, एल्वियोली जो है वो टू ह्यूमन लंग्स का जो एल्वियोली है और अनफोल्डेड, अगर उसको निकाल करके इस प्रकार से अनफोल्ड करें, बिछा दें, दे वुड बी गिव एन एरिया अबाउट, तो वो कितना एरिया देगा, तो 80 स्क्वायर मीटर्स देगा, यानी कि बहुत है, विच इज नियरली अबाउट द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट, जो कि टेनिस कोर्ट का जो साइज होता है जिसमें टेनिस कोर्ट खेला जाता है उसके जितना बड़ा है। तो ये काफी अच्छा है कि नहीं, टेनिस कोर्ट के एरिया समझ रहे हो, हमारे लंग्स है तो इतना बड़ा है एल्वियोली के चलते, इसीलिए जो है वो पूरे के पूरे गैसेस एक्सचेंज हो पाता है एल्वियोली में। इसी एल्वियोली के बारे में बातें करते हो, राइट। अगर अभी भी आप इसे नहीं लिखे हो तो मैं फिर से आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, और आप जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे लिख लो अपने कॉपी में, राइट। चलिए मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। अब आगे बढ़ जाए ना, इतना में किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है ही ना। चलिए अब तो आगे कुछ है ही, हमें लगा और, तो फिर ठीक है डियर, बहुत सारी बातें करूंगा बट नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ये जो है वो मैं बुक्स से चीज़ें जो है वो आपके लिए काट करके यहाँ पे पेस्ट करते रहता हूँ, ताकि ऐसा महसूस नहीं हो कि कोई टीचर हमें बताने वाला ही नहीं रहा, एक्सप्लेन कोई कर देता है इस क्वेश्चन को तो शायद हम ज़्यादा बोर्ड में एग्जामिनेशन में नंबर लाते या फिर मेरे एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाता है। इसीलिए इतनी सही मेहनत आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ही, राइट। तो आपका ये ड्यूटी है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी तो कुछ फर्ज है कि आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करो, राइट। करना क्या है कि जो भी नोट्स मैंने लिखा है उन सभी चीजों को लिखिए, और उसको जब ये लेक्चर बंद होता है तो वापस से उसको एक बार पढ़ो, राइट। मन नहीं लगता तो कभी घूमने के लिए चले गए, कभी दोस्तों को मुस्कुरा लिए, है कि नहीं। तो प्यार मोहब्बत एक साथ करते रहिए। तो मैं आपके से फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे ही मैं आपको देखना चाहता हूँ जैसे आप पहले दिख रहे थे, राइट। सी यू सून in the next classes, and for that you should must bid. Have a nice day, enjoy your day, best of luck, love you all, see you soon, take care.